बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, इसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये इसी चैप्टर का हमारा पार्ट नंबर 2 है, यानी कि पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप यहाँ से आई बटन में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान की परिभाषा, संविधान के कार्य, संविधान की आवश्यकता, संविधान की विशेषताएं, संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं और संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके, नेपाल के संविधान निर्माण में विवाद, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए, इसलिए आप इसे जरूर देखना। देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। पार्ट 2 पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो का हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। इस निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा की हम बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। तो संविधान सभा की गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कमियां क्या हैं और संविधान सभा की कार्यविधि, कार्य कैसे किए गए थे, कैसे कमेटियां बनी, कौन लोग सदस्य थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि इसमें कुछ कायदे, कानून, सिद्धांत उधार लिए गए, अर्थात भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसके बारे में भी डिस्कस करें। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो चैप्टर से संबंधित तो इंस्टाग्राम की आईडी हमारी फॉलो कर लेना और मैसेज भी कर देना। जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे संविधान सभा जो रही, भारतीय संविधान सभा, इसकी मांग को लेकर। तो इतना तुम्हें पता है भारतीय संविधान को बनाया किसने? तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो मांग थी वो उठी थी 1895 में, और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले ये मंशा जाहिर की कि हमें अपने देश भारत के लिए एक भारतीय संविधान सभा बनानी चाहिए। फिर और भी लोग आए होंगे, उन्होंने भी मांग उठाई होंगी। लेकिन आपकी किताब के अनुसार यहाँ पे जो द्वितीय है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1924 में ब्रिटिश शासन के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से ये कहा कि हमें अपने देश के लिए एक संविधान सभा चाहिए ताकि हम अपना संविधान बना सकें। ठीक है। अब जब इनकी मांग को माना गया, फिर इसमें कैबिनेट मिशन आ जाता है, माउंटबेटन योजना आ जाती है, बहुत सारी चीजें। इतना तुम्हें पता है कि मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। द्वितीय जवाहरलाल नेहरू ने। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू हुआ। तो अब यहाँ पे बात ये उठती है, जब मांग को मान लिया गया उसके पश्चात क्या यहाँ पे बदलाव होते हैं? तो बदलाव में सबसे पहला आता है कैबिनेट मिशन 1946। तो बेसिकली देखो, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और चुनाव में जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं, एटली, अगर आपको नाम याद हो, एटली नाम था उनका। इन प्रधानमंत्री ने भारत में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। अब ये मंडल जो था वो भारत में आता है। इसका उद्देश्य ही ये होता है कि भारत में किस तरह से पूर्ण स्वराज स्थापित किया जाए, और इस पूर्ण स्वराज को स्थापित करने के लिए जितने भी वरिष्ठ नेता होते हैं उनके साथ में ये एक मीटिंग करते हैं। और जब एक मीटिंग करते हैं, यानी कि जब एक बैठक करते हैं, तो उसमें ये तय किया जाता है कि हमें देश के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो संविधान सभा की जो बात थी वो इस कैबिनेट मिशन योजना में मानी गई। अब यहाँ पे आप एक चीज ये देखो कि कैबिनेट मिशन जो था उसने ये देखा कि लगभग, आप यहाँ पे ये जो येलो कलर से डार्क देख सकते हो, ये वो क्षेत्र हैं जो कि ब्रिटिश शासन वाले थे, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश लोग अपना शासन किया करते थे प्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 60 से 65% भारत के जो क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है। कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर से डार्क हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं बेसिकली जहाँ पे रियासतें हैं, रजवाड़े हैं। लगभग भारत में उस समय जब भारत आजाद हुआ था 565 रियासतें हुआ करती थी। तो इन रियासतों के, इन ब्रिटिश प्रांतों के ये जो क्षेत्र हैं, कितने सदस्य चुने जाएं कि यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये तय किया गया कि संविधान सभा के सदस्य जो हैं इनकी सदस्य संख्या रहेगी 389। 389, 389 सदस्य संख्या रहेगी। कैसे? जिसमें पहला ये कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत है, यानी कि ये जो आप देख सकते हो येलो कलर से जो डार्क है, ऐसे जो क्षेत्र रहेंगे ब्रिटिश प्रांत वाले, इसमें से 292, यानी कि लगभग 70% जो ब्रिटिश संविधान सभा, मतलब संविधान सभा जो रहेगी भारतीय संविधान सभा, उसमें ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र है वो आएंगे। दूसरा,
कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे चीफ कमिश्नर जो थे वो अपना यहाँ पे शासन करते थे। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत हुए। और तीसरा जो ये देसी रियासतें और रजवाड़े थे, इनसे कहा गया कि 93 जो सदस्य हैं वो आप अपने यहाँ से भेजो। ठीक है? तो चलो ये तो निर्धारित कर दिया कैबिनेट मिशन ने कि भाई 389 जो है सदस्य लिए जाएंगे, 292 ब्रिटिश सरकार के शासन वाले क्षेत्रों से, 4 चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतें और रजवाड़े। तो अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर हमें एक सीट को निर्धारित करना है, तो सीट को निर्धारित करने के जो मापदंड हैं वो क्या रहेंगे? ऐसा थोड़ी ना है कि आप कह दोगे कि अच्छा यहाँ से 1 आ जाओ, यहाँ से 2 आ जाओ। कोई ना कोई तरीका तो होगा आपके पास कि आपने कहा है कि अगर 292 है, 4 है या 93 जो भी आने हैं, तो कोई एक मापदंड आपने सोचा होगा कि कैसे हम यहाँ पे उनको बुला के लेके आएँगे। तो यहाँ पे एक तरीका निकाला गया। कैसा तरीका? जो भी सीट थी, पहले तो बात करते हैं ब्रिटिश प्रांत की। तो ये कहा गया जो क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत के हैं, उन सभी प्रांतों से उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से 1 सीट दी जाएगी। अर्थात अगर मान लेते हैं ब्रिटिश प्रांत हैं 10, ठीक है? और इन 10 में से 10 की जो जनसंख्या है, वो है तकरीबन 10 लाख के ऊपर, ठीक है? तो 10 लाख से ऊपर यानी कि इन 10 क्षेत्रों की टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 100 लाख। तो अब यहाँ पे ये बताया गया कि हर एक क्षेत्र से 10 लाख पर 1 सीट दी जाएगी। तो यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख होगी, वहाँ से 1 सीट यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में दी जाएगी। ये है ब्रिटिश प्रांत की बात। दूसरी बात ये आई कि अब ये देखा गया कि हाँ, चलो सीटें तो हमने ये देख ली कि 10 लाख लोगों पे 1 सीट देंगे। अब यहाँ पे कुछ समुदायों की भी बात आ गई। सीटों को 3 समुदाय में बाँट दिया गया। एक तो मुस्लिम समुदाय, दूसरा सिख समुदाय और तीसरा जो नॉर्मल जनसंख्या है उसके आधार पे, ठीक है? तो ये हुआ ब्रिटिश प्रांत का। अब बारी आती है देसी रियासतों रजवाड़ों की। तो देसी रियासतें जो थी, उनको ये स्वतंत्रता मिली थी कि वे अपनी मर्जी से जिसको चाहें भेज सकते हैं, ठीक है? जिसको चाहें अपनी मर्जी से भारतीय संविधान सभा में भेज सकते हैं। लेकिन रियासतें इस संविधान सभा में आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि ये सभी आजाद होना चाहते थे। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर ये ऐसी रियासतें थी जो आजाद होना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई, इन्हें भारत में मिला लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जब कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें लागू की, 389 सदस्य संख्या बताई और सदस्यों को निर्धारित करने के जो मापदंड थे, ये मापदंड हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। जब ये बताई गई तो इससे संबंधित जो रियासतें रजवाड़े थे, इन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है? लेकिन संविधान सभा तो भाई बन गई। अब संविधान सभा जब बनी, तब यहाँ पे कुछ अहम पॉइंट निकल के सामने आए। जैसे संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन या फिर हम ये कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा की स्वतंत्र जो बैठक थी वो हुई थी, पहली बैठक जिसे हम कह सकते हैं, तो सोमवार 9 दिसंबर 1940 को प्रातः 11 बजे, यानी कि इस विधिवत उद्घाटन को हम कह सकते हैं प्रथम जो बैठक थी, ठीक है ना? प्रथम बैठक भारतीय संविधान सभा की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अभी जो प्रथम बैठक हुई थी, इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, इन्हें स्थायी अध्यक्ष, यानी कि देखो संविधान सभा में उसको ऑपरेट करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए और उन्हें बताने के लिए किस टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। तो आप भी आजकल के टाइम पे देखते हो कि लोकसभा, राज्यसभा इसमें लोकसभा स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में अन्य जो स्पीकर्स होते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अध्यक्ष चुना गया अस्थायी, ताकि संविधान सभा को ये संभाल सके। अब ये जो पहली बैठक थी, इस बैठक को संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम था जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी। अब पहली बैठक की क्या-क्या विशेषताएं समझ में आ गई आपको? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और जीवी कृपलानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी, उसने इस बैठक का बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी और इसी मांग को और मजबूत करते हुए उसने भारतीय संविधान सभा में मना होने से, मतलब शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है? तो ये थी पहली बैठक की विशेषताएं। ये जो आपने ये 4 पॉइंट देखे हैं, ये है भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है उसके बारे में। ठीक? चलो पहली बैठक हो गई। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अभी आगे हम ये भी बताएंगे कि जब संविधान लागू होता है तब इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा की प्रथम स्थायी सदस्य जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनके साथ कुछ 5-6 और अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब प्रारूप समिति करती क्या है, तो संविधान के संबंध में जो किसी भी कानून का कोई प्रारूप तैयार करना है तो वो कौन करेगी, संविधान सभा की प्रारूप समिति। 22 जुलाई 1947 को आजादी के कुछ महीनों पहले ही भारतीय संविधान सभा ने तिरंगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको स्वीकार किया था कि तिरंगा जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। हालांकि इससे पहले नेहरू जी ने बहुत से ऐसे क्षेत्रों में इसको एक तरीके से फहराया था, और भी जब भी कोई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होता था तो उसमें भी इसको लहराया जाता था। लेकिन अगर हम कहें कि एक शासन के तौर पे इसको कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कोई भी यदि इसका तिरंगे का अपमान करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक, तो पहली बैठक की क्या विशेषताएं थी, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। अब यहीं पे एक बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो बेसिकली संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा 1946 में ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब क्या था भाई ये, तो उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताएगा कि संविधान सभा का आखिर उद्देश्य क्या है, संविधान सभा का जो हम ये संविधान बना रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन लोगों का उद्देश्य क्या है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताएगा। साथ ही साथ ये बताएगा कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है हमारा, इसमें जनता की आकांक्षाएं, देश को कैसे लोकतांत्रिक, कैसे अखंड बनाना है, कैसे इसको संप्रभु रखना है, कैसे विविधताओं से भरे हुए इस देश को संभाल के रखना है, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए। तो ये सिद्धांत संविधान सभा के सामने कब प्रस्तुत हुए, 1946 में नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो इस दौरान बहुत सी कार्यविधि हमें देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आ जाती है कि जब भारतीय भारत का विभाजन हो गया 1947 में, 3 जून को 1947 को माउंटबेटन योजना बनी, और इस योजना के पश्चात 14-15 अगस्त को, ठीक है ना, 14-15 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ। अब संविधान सभा के वे सदस्य जो कि पाकिस्तान के सदस्य थे वो तो पाकिस्तान में चले गए, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटी जाएगी। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो घट के रह गई 299। अब ये 299 सदस्य संख्या रहेगी, इसने भारतीय संविधान को बनाया। लेकिन जब पूरी तरीके से भारतीय संविधान बन चुका था, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक होती है कि अब हमें संविधान सभा को पूरी तरीके से लागू कर देना चाहिए। देखो, अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन इसकी जो अंतिम बैठक थी, एक सेकेंड, अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया जाता है। और ये जो अंतिम बैठक होती है, इसी में लगभग 284 सदस्यों ने यहाँ पे इस संविधान पर हस्ताक्षर किए और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भारत का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के सदस्य पाकिस्तान में चले गए, जिसके बाद सदस्य संख्या 299 रह गई। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 26 नवंबर को जो भारतीय संविधान बना था उस पर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे वो थे 284। अब ये जो संविधान बना, इस संविधान में उस समय के अनुसार लगभग 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, यानी कि एक बहुत बड़ा व्यापक संविधान था। लेकिन वर्तमान में ये और ज्यादा बड़े हुए हैं क्योंकि अब 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग वर्तमान में भारतीय संविधान में सम्मिलित। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और 116 बैठकें हुई थी।
ठीक है, तो ये है भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया। एक बार रिवीजन कर लें ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो देखो, सबसे पहले भारतीय संविधान सभा को बनाने की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठाई गई। फिर दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1924। संविधान सभा की मांग को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 यहाँ पे निर्धारित की। 292 ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन से, 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांत से और 93 रियासतों से। अब सीट के जो मापदंड थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। जब ये मापदंड तैयार हो जाते हैं, संविधान सभा पूरी तरीके से बन जाती है, फिर यहाँ पे इसका विधिवत उद्घाटन होता है सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। 9 दिसंबर 1946 को ये जो पहली बैठक होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जीवी कृपलानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था। मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाए जाते हैं और 26 जुलाई 1947 को 26 नहीं सॉरी 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है इसे राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा। फिर इसके पश्चात जब ये संविधान सभा बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर जब भारत का विभाजन होता है तो पाकिस्तान के सदस्य पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो टोटल संख्या 299 रह जाती है, 299। इन 299 सदस्यों ने ही जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना, तब टोटल सदस्य संख्या यहाँ पे 299 में से 284 बची थी। ठीक है, तो इन्होंने ही भारतीय संविधान सभा की अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसकी अंतिम जो बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 की, इसमें राष्ट्रपति चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय इस भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां होती थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और 25 भाग वर्तमान में है। कुल समय लगातार 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और टोटल यहाँ पे 166 बैठकें। तो ये है भारतीय संविधान सभा के बनने की प्रक्रिया और भारतीय संविधान के बनने की। आई होप भारतीय संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। अगला टॉपिक ये आता है कि भारतीय संविधान के ये जो सभा रही है, इसमें कुछ कमियां हमें देखने को मिली है, कुछ एरर देखने को मिले। कैसे एरर भाई, कैसे कमियां? सबसे पहले यहाँ पे कमी ये बताई जाती है, जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान ना बहुत ही अत्यधिक दबाव में बनाया गया, क्योंकि एक तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था, इसने दबाव डाला है। उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, उस दबाव की वजह से ये भी बता दिया गया था कि भारत का विभाजन बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपको बहुत जल्दी और यहाँ पे आपको संविधान बना लेना चाहिए। तो कहा जाता है कि अत्यधिक दबाव में ये संविधान बनाया गया। दूसरा, इसमें प्रभुसत्ता में कमी थी, अर्थात ये कहा गया कि संविधान सभा में जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि 1935 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे इसके द्वारा इन्हें चुना गया था। अर्थात संविधान सभा में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था, ऐसा मानना है। ठीक है। तीसरा है कांग्रेस का वर्चस्व। जब ये भारत स्वतंत्र हो जाता है, तब ये देखा गया कि स्वतंत्र भारत में संविधान सभा में लगभग 82% सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी। तो ये कहा जाता है कि अधिकतर भारतीय संविधान को बनाने में कांग्रेसों का बोलबाला रहा है, कांग्रेसों का दबदबा रहा है। और चौथा पॉइंट ये है प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, अर्थात देशी रियासतें, ब्रिटिश शासन वाले प्रांत और चीफ कमिश्नर वाले प्रांत, इन सभी का अनुचित वर्गीकरण रहा है। क्योंकि जो देशी रियासतें थी लगभग 565, इन रियासतों को संविधान सभा में शामिल होने के लिए जबरदस्ती नहीं की गई, यानी उन्हें कोई मजबूर नहीं किया गया इसलिए कि आप संविधान में आओ, उन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं किया गया। ठीक है। धार्मिक विभिन्नता, अर्थात जितने भी ये 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, उसमें से मात्र केवल और केवल 28 सदस्य ऐसे थे जो अनुसूचित जाति या जनजाति के रहे होंगे। तो लोगों का कहना यह है कि संविधान सभा के द्वारा ये धार्मिक जो विभिन्नता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ये बहुत ही गलत है। तो ये संविधान सभा की कमियां रही हैं। अत्यधिक दबाव में बनाया गया है, जनता का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहा है, कांग्रेस का अधिकतर वर्चस्व देखा जाता है, प्रांतों का निश्चित वर्गीकरण है जिसमें देशी रियासतों को संविधान मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है।
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मात्र 28 सदस्यों को चुना गया, अर्थात धार्मिक विविधता यहाँ पे देखी गई। तो यह है संविधान सभा के गठन की कमियां। बहुत ही छोटा टॉपिक था, ठीक है, आई होप आप समझ भी गए होंगे। अब यहाँ पे ये बात उठती है, चलो कमियां तो ठीक है, अब इन्होंने कार्य कैसे किया होगा, अर्थात भारतीय संविधान सभा की कार्य विधि कैसी थी, यानी कि कार्य कैसे करते थे। तो जिस तरीके से एक टीम काम करती है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वाद विवाद करके चर्चा करके, ठीक इसी तरीके से भारतीय संविधान भी था, जिसने विभिन्न मुद्दों पर संविधान सभा की मुख्यतः 8 कमेटियां बनाई थी। अब इन 8 कमेटियों में बहुत से सदस्य थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, ये ऐसे सदस्य थे जो इन मुख्य कमेटियों के सदस्य थे। बेसिकली ये कमेटियां क्या करती थी, जो भी वाद विवाद होता है उसको सुलझाती थी। अब इन कमेटियों के सदस्य जो थे, कभी भी इनकी आपस में नहीं बनती थी, इनके विचार हमेशा अलग रहते थे। जैसे कि अगर हम अम्बेडकर जी की बात करें, तो अम्बेडकर हमेशा से गांधी के बड़े आलोचक थे। क्यों आलोचक थे? कि वो कहते कि गांधी जी को अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित लोगों के लिए जो करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। वहीं जो सरदार पटेल हैं, नेहरू जी हैं, इनके विचार आपस में कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी, हालांकि ये संविधान सभा में सम्मिलित थे, तो इसलिए इन विवादों को मद्देनजर इन्हें हटाते हुए सभी को मिलकर आपस में कार्य करना था। तो इसीलिए यह प्रयास किया गया कि फैसले जो होंगे वो हम मत के द्वारा लेंगे, आम राय के द्वारा लेंगे, और ये देखेंगे कि कोई भी फैसला कहीं भी किसी भी आधार पे किसी एक समूह के खास हित में ना चला जाए। ठीक है, तो संविधान सभा की कार्यविधि कैसी थी? कार्य को करने के लिए, विवादों के लिए 8 मुख्य कमेटियां बनी थी, जिनके कई अध्यक्ष हुआ करते थे। इन अध्यक्षों की अपने अपने विचारधाराएं होती थी। अंबेडकर गांधी के आलोचक थे, पटेल नेहरू के विचार मिलते नहीं थे, लेकिन इनके बावजूद सभी को मिलकर एक साथ कार्य करना था। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि फैसला आम राय के द्वारा लिया जाएगा, मत के आधार पर लिया जाएगा। अब संविधान सभा में जो वाद विवाद हुए उनके कुछ विषय देखिए। संविधान सभा में कई अनेक मतभेद से, जैसे कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वो केंद्रीकृत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत, अर्थात भारत में शासन क्या एक आधार पे चलना चाहिए या फिर हर राज्य का अलग होना चाहिए। राज्यों के बीच में जो जनता है इसके संबंध कैसे होंगे और राज्यों के आपसी संबंध कैसे होंगे। न्यायपालिका जो है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है और इसकी शक्तियां क्या होनी चाहिए। संविधान में जो संपत्ति के अधिकार है ये कितना होना चाहिए और इस अधिकार की सुरक्षा कैसे की जाए, ये बताएंगे। यानी कि संविधान सभा की कार्यविधि में बहुत ही ज्यादा मतभेद रहे थे, लेकिन इतने सब मतभेद होने के बाद भी एक, हाँ जी बिल्कुल एक ऐसा यहाँ पे कानून था, विधेयक था जो पूर्णतः शांति से पारित हो गया। वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। इसका अर्थ है चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग या आय के आधार पर किसी भी वर्ग का हो, कोई मतलब नहीं है। अगर वो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का है, ठीक है, 18 वर्ष की आयु का है, तो वो मत दे सकता है और सरकार के चुनाव में अपना अहम योगदान दे सकता है। यानी कि ये जो कार्य विधि रही है इसमें बहुत ही यहाँ पे मतभेद देखे गए, जिसके लिए कई समितियां बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे, आपस में कभी इनकी बनी नहीं। फैसले हमेशा आम राय से लिए गए और ये देखा गया कि किसी एक खास हित के समूह में ना चले जाएं। एवं बहुत सारे मतभेद थे। इन मतभेदों के बाद भी एक ऐसा यहाँ पे विधेयक था जो कि शांतिपूर्वक तरीके से पारित हो गया, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, कंप्लीट हो गई। ये हो गया हमारे संविधान की कार्य विधि के बाद। ठीक, अब बारी आती है संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान, इसके स्रोत क्या है, कहां कहां से इसमें क्या क्या उधार लिया। तो बेसिकली देखो, भारतीय संविधान को ना एक पुष्प गुच्छ की भांति माना जाता है, यानी कि एक बुटीक की भांति माना जाता है, जिसमें कई देशों के फूल लगे हुए हैं। यानी कि इस तरीके से ये जो एक गमला होता है, ठीक है, इसमें ये बहुत सारे जो फूल लगे हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान इसी के जैसे, अर्थात इसमें सिद्धांत नियम अन्य देशों के भी लिए गए हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि या तो ऐसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि संविधान सभा एक गुप्त चयन की बुटीक की भांति है जिसमें देशों के फूल समाये। या फिर ऐसे, भारतीय संविधान जो है वो सिद्धांतों का उधार लिया हुआ एक टोकरा है। बेसिकली देखो, भारतीय संविधान में बहुत से जो कायदे कानून है वो अन्य देशों से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल,
संविधान का लगभग 75% जो सिद्धांत है वो अधिनियम 1935 जो कि भारत का था उससे लिए गए। अब ये अधिनियम 1935 के इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। हाँ, बस ये है कि स्वतंत्र भारत में देश कैसे चलेगा इसके संबंध में कुछ नियम कायदे कानून, ठीक है। वहीं इसमें कुछ और चीजों की मांग करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू कमेटी जो थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी, इसने 10 मूल मानवाधिकारों की बात की। मूल मानवाधिकार जो कि नागरिकों को देने चाहिए ताकि देश जो है वो सुचारू रूप से चल सके। अब यहाँ पे अहम पॉइंट आ जाता है। सबसे पहला ऐसा देश जहां से कुछ सिद्धांत भारतीय संविधान में लिए गए, ब्रिटिश संविधान। क्या लिया गया है? देखो, ब्रिटिश संविधान से हमारे देश में जो चुनावी प्रणाली है, जिसमें हम कहते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत की प्रणाली, वो ली गई है, पहला पॉइंट। दूसरा, कानून कैसे बनाया जाएगा, जिसमें संसद की क्या भूमिका होगी, इसके जो सिद्धांत है वो लिया गया है। तीसरा, सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो कैसा होगा, ये लिया गया है। कानून में शासन का विचार कैसा रहेगा, विधायिका के अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका कैसी रहेगी, ये सभी कहां से लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से। तो पहला संविधान ब्रिटिश। दूसरा संविधान आ जाता है आयरलैंड, सॉरी अमेरिका का। दूसरा है अमेरिका का। अमेरिका से जितने भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनकी सूची ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे रखना है, इन सभी को कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान। फिर आता है आयरलैंड। इस संविधान से भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इनके लिए आप चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चौथा है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अर्थात केंद्र और राज्य के आधार पर सरकार का स्वरूप कहां से लिया गया है? कनाडा से। साथ ही साथ पांचवा आ जाता है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से भारत में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ऐसे सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप भारतीय संविधान के स्रोत आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, फिर अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से और फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया। तो इस तरीके से आज की हमारी जो वीडियो है उसके जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट, और आपका जो चैप्टर था वो भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। संविधान क्यों और कैसे पार्ट 1+2 दोनों ही हमने यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर के दोनों ही पार्ट्स, संविधान क्यों और कैसे पार्ट 1+2 हमने डिस्कस कर लिए, और कौन कौन से टॉपिक्स हमने हर एक वीडियो में डिस्कस किए वो भी यहाँ पे हम देख चुके हैं। पार्ट 1 के विषय ये थे हमारे, और पार्ट 2 के विषय हमारे ये थे, और इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया। गाइस, बस आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना हो सके लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी चैनल से जुड़ें और हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।